दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे पुराने जमाने की कहानी में जहां दोस्ती की मिसालें गूंजा करती थी और दिलों में सच्चाई का उजाला चमकता था। बहुत समय पहले एक हरे भरे देश में जहां नदियां गीत गाती थीं और जंगल रहस्यों से भरे थे, वहां राजा विक्रमसेन का राज था। विक्रमसेन ऐसा राजा था जिसके न्याय की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उसकी प्रजा, चाहे अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, सबके लिए उसका दिल एक जैसा धड़कता था। कोई शिकायत, कोई आंसू उसके राज में जगह नहीं पाता था। इसी देश के एक छोटे से गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, जुम्मन और कुल्लन। जुम्मन का बाप एक बढ़ई था जो लकड़ी को छूकर उसे ऐसे आकार देता था मानो जादू हो। वहीं कुल्लन का बाप एक माली था जिसके हाथों से फूलों की कियारियां हंस पड़ती थीं। जुम्मन और कुल्लन की दोस्ती ऐसी थी जैसे सूरज और चांद का साथ, एक बिना दूसरे के अधूरा। बचपन से ही दोनों साथ साथ खेलते, स्कूल जाते और यहाँ तक कि घर से लाया खाना भी एक थाली में बांटकर खाते। गांव वाले उनकी दोस्ती को देखकर कहते, ये तो एक जान दो जिस्म हैं। समय पंख लगाकर उड़ा और बचपन की वो मासूम हंसी अब जवानी की चमक में बदल गई। दोनों अपने अपने कामों में माहिर हो गए, जुम्मन लकड़ी को तराशने में और कुल्लन बगीचों को सजाने में। लेकिन इन दोनों का एक और शौक था, कुश्ती। दोनों कुश्ती में इतने उस्ताद थे कि गांव में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। एक दिन जवानी के जोश में दोनों दोस्तों के दिल में एक सवाल उठा, क्यों ना हम अपनी ताकत आजमाएं और देखें कि कौन है बलशाली। उनकी दोस्ती में अब तक कोई दरार नहीं आई थी, मगर ये सवाल उनके मन में आग की तरह सुलगने लगा। दोनों एक सुनसान मैदान में पहुंचे जहां पुराना बरगद का पेड़ गवाह बना खड़ा था। वहां कुश्ती शुरू हुई, धूल उड़ती रही, पसीना बहता रहा और घंटों तक दोनों एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते रहे। मगर न जुम्मन हारा, न कुल्लन झुका। दोनों थककर लस्तपस्त हो गए, सांसें फूल रही थीं, पर हार मानना तो जैसे उनके खून में ही नहीं था। आखिरकार जुम्मन ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कुल्लन, ऐसे लड़ते रहने से तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। चल, हम अपनी ताकत का प्रदर्शन राजा विक्रमसेन के सामने करें। उनका फैसला जो भी हो, हम उसे सिर झुकाकर मान लेंगे। कुल्लन की आंखों में भी वही जोश था और वो तुरंत राजी हो गया। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ दोनों दोस्त दरबार की ओर चल पड़े। उनके कदमों में उत्साह था और दिल में अपनी दोस्ती पर गर्व। दरबार के बाहर खड़े द्वारपाल को देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हमें राजा विक्रमसेन के सामने अपनी कुश्ती दिखाने की इजाजत चाहिए। हम दोस्त हैं और चाहते हैं कि हमारी ताकत का फैसला राजा करें। द्वारपाल उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और उनकी अर्जी लेकर राजा के पास गया। राजा विक्रमसेन, जो इन दोनों की दोस्ती की कहानियां पहले ही सुन चुके थे, ने तुरंत उन्हें बुलवाया। राजा ने गहरी आवाज में कहा, जुम्मन, कुल्लन, तुम्हारी दोस्ती की चर्चा इस देश के कोने कोने में है। मैं चाहता हूं तुम अपनी ताकत का प्रदर्शन करो, मगर ये याद रखो कि जीत हो या हार, तुम्हारी दोस्ती का बंधन और मजबूत होना चाहिए। ये कहकर राजा ने कुश्ती का दिन तय किया और जोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीते, तुम दोनों की दोस्ती में कोई दरार नहीं आनी चाहिए। जुम्मन और कुल्लन ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में दोस्ती का भरोसा और जवानी का जोश एक साथ चमक रहा था। दोनों ने सिर झुकाकर राजा का हुक्म माना और उस खास दिन का इंतजार करने लगे। वो दिन आया जब सूरज की किरणें दरबार के सोने चांदी से जड़े खंभों पर चमक रही थीं। दरबार में रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे और गांव के लोग, मंत्री, सरदार और यहाँ तक कि दूर दराज से आए यात्री भी इस अनोखे मुकाबले को देखने के लिए जमा हो गए थे। हवा में नगाड़ों की गूंज थी और हर दिल में उत्साह का समंदर उमड़ रहा था। राजा के इशारे पर नगाड़ा बजा और जुम्मन कुल्लन मैदान में उतर आए। दोनों के चेहरों पर न हार का डर था, न जीत की चाह, बस एक दूसरे के लिए सम्मान और दोस्ती की गर्माहट। कुश्ती शुरू हुई और मानो दो तूफान आपस में टकरा गए हों। जुम्मन ने अपनी भारी भरकम बाजुओं से एक दमदार दांव लगाया, मगर कुल्लन ने चीते की फुर्ती से उसे नाकाम कर दिया। फिर कुल्लन ने पलटवार किया, अपनी चपलता से जुम्मन को पकड़ने की कोशिश की, मगर जुम्मन ने भी हार नहीं मानी और चतुराई से खुद को छुड़ा लिया। घंटों तक ये खेल चलता रहा। धूल के बादल उड़ते, पसीने की बूंदें चमकतीं और भीड़ की तालियां गूंजती रहीं। हर कोई हैरान था कि ये दोस्त एक दूसरे को पटकने में इतने माहिर हैं, फिर भी कोई नीचे नहीं गिर रहा। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, हवा में थकान की महक घुलने लगी। आखिरकार राजा विक्रमसेन ने हाथ उठाकर नगाड़ा बजवाया और उसकी गूंज के साथ दोनों दोस्त एक दूसरे से अलग हो गए।
पसीने से तरबतर, सांसें फूल रही थीं, मगर उनकी आंखों में वही दोस्ती की चमक थी। दोनों एक किनारे बैठ गए। उनकी सांसें अभी भी तेज थीं और भीड़ खामोश होकर राजा के फैसले का इंतजार करने लगी। राजा ने सिंहासन से उठकर कहा, जुम्मन कुल्लन, तुम दोनों की ताकत बराबर है। कुश्ती में न तुमने किसी को हराया, न कोई हारा। तुम्हारी दोस्ती ने आज फिर साबित कर दिया कि सच्चा बंधन ताकत से नहीं, दिल से बनता है। ये कहकर राजा ने दोनों को सोने के सिक्कों और रेशमी वस्त्रों से नवाजा। मगर राजा की बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है तुम दोनों अपने कामों में भी उस्ताद हो। जुम्मन, तुम बढ़ई हो और कुल्लन, तुम माली। अब अपनी कला का जादू दिखाओ, शायद उसमें तुम एक दूसरे से आगे निकल जाओ। ये सुनकर दरबार में एक नई हलचल मच गई। जुम्मन के मन में आग सी जल उठी। वो सोचने लगा कि वो लकड़ी से ऐसी अनमोल चीज बनाएगा, शायद एक नक्काशीदार चौकी या कोई जादुई संदूक, जो राजा को मंत्रमुग्ध कर दे और उसे कुल्लन से बेहतर साबित करे। दूसरी ओर कुल्लन के दिमाग में फूलों और पौधों की तस्वीरें नाच रही थीं। वो सोच रहा था कि ऐसा बगीचा या फूलों का गुलदस्ता बनाएगा जो ना कभी मुरझाए और ना ही उसकी खूबसूरती फीकी पड़े। राजा ने 1 महीने बाद का दिन तय किया जब दोनों अपनी कारीगरी का प्रदर्शन करेंगे। दरबार से लौटते वक्त सूरज की आखिरी किरणें गांव की गलियों को सुनहरा कर रही थी। जुम्मन और कुल्लन साथ साथ चल रहे थे, जैसे हमेशा से चलते आए थे। नदी किनारे बैठकर वे पुरानी बातें करते, हंसते, बचपन की शरारतें याद करते, मगर अपनी तैयारियों का एक भी राज एक दूसरे से नहीं खोलते। जुम्मन अपनी कार्यशाला में रात रात भर लकड़ी तराशता, पसीना बहाता और हर धुन में बस एक ही ख्याल, कैसे राजा को अपनी कला से हैरान कर दे। और कुल्लन अपने बगीचे में मिट्टी से खेलता, नए नए बीज बोता और सोचता कि उसका बनाया फूलों का चमत्कार राजा के दिल को जीत लेगा। गांव वाले दूर से देखते, कानाफूसी करते, जुम्मन क्या बनाएगा, कुल्लन क्या लाएगा। हर घर में, हर चौपाल पर बस यही चर्चा थी। जैसे जैसे वो दिन नजदीक आता गया, गांव में उत्साह की लहरें और तेज हो गईं। लोग सोचते थे कि इस बार की परीक्षा में क्या होगा, जुम्मन जीतेगा या कुल्लन। जैसे जैसे वो तयशुदा दिन नजदीक आता गया, गांव में उत्साह की लहरें और तेज होती गईं। लोग आपस में फुसफुसाते, जुम्मन की लकड़ी की कला क्या रंग लाएगी, कुल्लन के फूलों का जादू क्या कमाल दिखाएगा। अगले ही दिन सूरज की पहली किरणों के साथ दोनों मित्र अपने अपने औजारों के साथ गांव की सीमा से बाहर निकल पड़े। जुम्मन अपने मन में एक अनमोल सपना लिए जंगल की ओर बढ़ गया, जहां घने पेड़ों की छांव में वो अपनी कारीगरी के लिए सही लकड़ी की तलाश में जुट गया। दूसरी ओर कुल्लन फुलवारी की ओर चला, जहां रंग बिरंगे फूलों की महक में खोकर वो ऐसी चीज की खोज में था जो राजा के दिल को छू ले। 1 घंटे बाद दोनों मित्र फिर गांव में एक साथ लौट आए। उनके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे वे कोई गहरा राज अपने सीने में छिपाए हों। जब प्रदर्शनी का दिन सिर्फ 1 हफ्ते दूर रह गया, जुम्मन और कुल्लन ने एक दूसरे की आंखों में देखकर एक अनोखा वादा किया। हम 1 हफ्ते तक आपस में नहीं मिलेंगे, जुम्मन ने गंभीर स्वर में कहा, ताकि हम अपनी कला को पूरी तरह गुप्त रख सकें। कुल्लन ने सिर हिलाकर सहमति दी, मगर दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आखिर ये वही दोस्त थे जो बचपन से हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। एक दूसरे से अलग रहना उनके लिए ऐसा था जैसे सूरज बिना चांद के अधूरा हो। जैसे जैसे वो दिन नजदीक आता गया, दोनों के दिलों में खुशी की लहरें उठने लगीं। नहीं इसलिए कि उनकी कला की परीक्षा का दिन आ रहा था, बल्कि इसलिए कि वे फिर से अपने जिगरी दोस्त से मिल सकेंगे। आखिरकार वो बहुप्रतीक्षित दिन आ गया। दरबार सजा हुआ था, रंग बिरंगे पर्दों और फूलों की मालाओं से सजाया गया, मानो कोई उत्सव हो। राजा विक्रमसेन अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारी, गांव वाले और दूर दूर से आए लोग इस अनोखे प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे। जुम्मन सबसे पहले दरबार में पहुंचा। उसकी झोली में कुछ छुपा हुआ था, मगर उसका चेहरा उदास था। वो दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था, क्या मैंने कुल्लन को इतना समय अकेले छोड़ दिया? क्या वो अपनी कला में कामयाब नहीं हो पाया? कहीं वो शर्मिंदगी के डर से तो नहीं रुका? वो इन विचारों में डूबा था कि तभी दरबार के द्वार पर कुल्लन की आहट सुनाई दी। कुल्लन ने तेज कदमों से प्रवेश किया और राजा और दरबारियों को सलाम करने के बाद वो जुम्मन की ओर दौड़ा। दोनों मित्र एक दूसरे से गले मिले। उनकी आंखें नम थीं। शायद ये 1 हफ्ते की जुदाई का असर था जो उनके दिलों को और करीब ले आया। दोनों एक साथ बैठ गए
और दरबार की कार्रवाई शुरू हुई। राजा विक्रमसेन ने जुम्मन को बुलाया और कहा, जुम्मन, अब समय है कि तुम अपनी कला का प्रदर्शन करो। जुम्मन ने एक गहरी सांस ली, मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक छोटी सी लकड़ी की मछली निकाली और उसे सफेद संगमरमर के फर्श पर रख दिया। वो मछली इतनी खूबसूरत थी कि दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सहित सभी लोग उठकर खड़े हो गए। उनकी आंखें उस बेजान लकड़ी की मछली पर टिक गईं। वो ऐसी थी मानो अभी अभी नदी से निकल कर आई हो। उसके तराशे हुए पंख, चमकती आंखें और नाजुक शल्क इतने जीवंत थे कि लगता था अगर उसे पानी में डाल दिया जाए तो वो तैरने लगेगी। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और हर कोई जुम्मन की कारीगरी पर मंत्रमुग्ध हो गया। तभी राजा विक्रमसेन ने अपनी निगाहें कुल्लन की ओर मोड़ी और गंभीर स्वर में कहा, कुल्लन, अब तुम्हारी बारी है। अपनी कला का प्रदर्शन करो और दिखाओ कि तुम्हारा हुनर क्या जादू बिखेर सकता है। ठीक उसी पल जुम्मन ने एकाएक बोल उठा, हुजूर, क्षमा करें, मगर मेरी मछली का प्रदर्शन अभी पूरा नहीं हुआ। दरबार में सन्नाटा छा गया और सभी की नजरें जुम्मन पर टिक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये मछली अभी तैरना बाकी है। दरबारियों के बीच खुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या ये लकड़ी की मछली तैरेगी? कुछ ने आश्चर्य से कहा, हाँ, ये चंदन की लकड़ी से बनी है, इसे पानी में डालकर तो देखिए। जुम्मन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। राजा के इशारे पर एक बड़ा सा चमकदार तांबे का तसला लाया गया, जिसमें साफ ठंडा पानी भरा गया। जुम्मन ने विनम्रता से राजा से अनुरोध किया, महाराज, कृपया आप स्वयं इस मछली को अपने हाथों से पानी में उतारें। उसने आगे कहा, ए चंदन की मछली, अब तैर कर दिखा। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह संभव है, मगर जुम्मन ने अपनी कला में ऐसा जादू भरा था कि वो बेजान मछली असली सी प्रतीत होती थी। राजा विक्रमसेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ मछली को पानी में छोड़ा और वो पल आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। वो लकड़ी की मछली सचमुच पानी में तैरने लगी। उसकी हल्की हल्की गति जैसे कोई जीवंत मछली लहरों में नाच रही हो। देखकर दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें विस्मय से फैल गईं। तालियों की गूंज फिर से गूंज उठी और लोग आपस में फुसफुसाने लगे, इससे बढ़कर कारीगरी और क्या हो सकती है? जुम्मन में तो कमाल कर दिया। कुल्लन अब इसका मुकाबला कैसे करेगा? जुम्मन अपनी जीत पर गर्व के साथ मगर दोस्ती की गर्माहट भरी नजरों से कुल्लन को देखते हुए अपनी जगह पर लौट कर बैठ गया। अब कुल्लन की बारी थी। राजा ने उसे बुलाया और सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। कुल्लन, जिसके चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास की चमक थी, धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचा जहां अभी जुम्मन ने अपनी मछली का चमत्कार दिखाया था। उसने अपने बगल में दबाए एक बड़े से थैले को खोला और उसमें से एक फूलों का चंद्रलेखा गुच्छ निकाला। ये गुच्छ इतनी खूबसूरती से गूंथा गया था कि पहली नजर में वो बस एक साधारण फूलों का गुलदस्ता लगता था। मगर कुल्लन ने अपनी कला का जादू अभी पूरा नहीं दिखाया था। उसने उस गुच्छ में जड़ी 4 लकड़ियों की छड़ों को उल्टा घुमाया और देखते ही देखते वो गुलदस्ता एक घोड़े की आकृति में बदल गया। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। कुल्लन ने उन लकड़ियों को और घुमाया और गुच्छ के भीतरी हिस्से में हवा भर गई, जिससे वो और भी जीवंत लगने लगा। फिर उसने इस घोड़े के आकार वाले चंद्रलेखा गुच्छ को उन लकड़ियों पर खड़ा कर दिया। दरबार में उपस्थित लोग कुल्लन की सद्भुत कला की तारीफ में डूबे थे, मगर जुम्मन की तैरती मछली की चमक अभी भी उनके मन में ताजा थी। राजा विक्रमसेन ने गहरी नजरों से कुल्लन की ओर देखा और बोले, कुल्लन, तुमने फूलों से ऐसी कला रची है कि हम सब हैरान हैं। तुम्हारा हुनर बेमिसाल है, पर जुम्मन ने भी एक ऐसी अनमोल चीज पेश की है जिसने सबके दिल जीत लिए हैं। अगर हम निष्पक्षता से देखें तो जुम्मन की कारीगरी कुछ अलग ही जादू बिखेरती है। इसलिए मेरा फैसला यह है कि तभी कुल्लन ने विनम्रता से बीच में बोल कर राजा को रोक दिया। महाराज, क्षमा करें, मगर मेरे घोड़े का प्रदर्शन अभी अधूरा है। दरबार में खामोशी छा गई और सभी की निगाहें कुल्लन पर टिक गईं। उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान से कहा, हुजूर, आपने देखा कि मेरे दोस्त जुम्मन की लकड़ी की मछली पानी में तैर गई, तो क्या ये संभव नहीं कि मेरा ये फूलों का घोड़ा हवा में उड़ जाए? दरबार में खुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। कुछ लोग आश्चर्य से हंस पड़े,
तो कुछ ने एक दूसरे की ओर देखकर भौहें सिकोड़ी। फूलों का घोड़ा उड़ेगा, ये कैसे हो सकता है? कुल्लन ने अपनी बात को और पुख्ता करते हुए कहा, महाराज, इस घोड़े की खासियत यही है। आप इसके पीठ कर बैठें और इसके कान में कहें, ऐ फूलों के घोड़े, मुझे उस स्थान तक ले चल, तो ये आपको वहां पहुंचा देगा। उनके मन में विचार आया कि ये नाजुक फूलों का घोड़ा उनका वजन कैसे सह पाएगा। अगर ये गिर गया या उड़ने में नाकाम रहा तो भरे दरबार में उनकी हंसी उड़ सकती है। एक राजा के लिए ये जोखिम बड़ा था। लोग कुल्लन के इस दावे पर हैरान थे और कुछ इसे मजाक समझ रहे थे। तभी राजकुमार सत्यसेन, जो इस पूरे प्रदर्शन को शुरू से अंत तक चमकती आंखों से देख रहा था, आगे बढ़ा। उसने अपने पिता से विनती की, पिताजी, मुझे इस फूलों के घोड़े की पीठ पर बैठने की इजाजत दें। मैं कुल्लन की कला की सच्चाई को परखना चाहता हूं। सत्यसेन की आंखों में जोश और जिज्ञासा की चमक थी, जिसने राजा को भी प्रभावित कर दिया। विक्रमसेन ने एक पल सोचा। उन्हें पता था कि अगर ये घोड़ा नाकाम रहा तो उनके बेटे की हंसी उड़ेगी, मगर ये एक राजा की तुलना में कम नुकसानदेह होगा। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने बेटे को अनुमति दे दी, मगर उनके दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। क्या कुल्लन का ये फूलों का घोड़ा सचमुच हवा में उड़ सकता है, या ये सिर्फ एक खूबसूरत सपना है जो दरबार के सामने बिखर जाएगा? कुल्लन ने अपने घोड़े को विश्वास भरी नजरों से देखा और सत्यसेन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। दरबार में सांसें थम गईं और हर नजर उस पल पर टिक गई जब ये फूलों का घोड़ा अपनी असली ताकत दिखाने वाला था। कुल्लन की माली कला से बना फूलों का घोड़ा दरबार में खड़ा था और राजकुमार सत्यसेन उसकी ओर बढ़ रहा था, जब कहानी एक अनप्रतीक्षित मोड़ लेती है। मालन, जो कुल्लन की मां थी और अपने बेटे की कारीगरी का आधार थी, उस रात को अपनी फुलवारी में खड़ी थी, खुशी से फूली में ही समा रही थी। उसकी आंखें चारों ओर चकित होकर देख रही थीं, मानो कोई चमत्कार सामने घटित हो रहा हो। पहले तो उसे डर लगा कि रातों रात ये सब कैसे संभव हुआ, मगर फिर उसे अपनी मेहनत और कला का ख्याल आया और उसने सोचा, शायद मैंने कोई नेक काम किया होगा जिसकी वजह से मेरी फुलवारी में ये जादू बिखर गया। वो अपनी खुली आंखों से सब कुछ देख रही थी, फिर भी उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, ये सब कैसे हो गया? इसी उधेड़-बुन में वो इधर उधर टहल रही थी जब उसकी नजर एक खूबसूरत नौजवान पर पड़ी, जो फुलवारी के बीचों बीच गहरी नींद में डूबा हुआ था। मालन का दिल धक से रह गया। उसे लगा, हो न हो ये उसी नौजवान की मेहरबानी है जिसके कदमों से मेरी उजड़ी फुलवारी में फिर से जान आ गई। उसका विश्वास इतना पक्का हो गया कि वो उस नौजवान के चरणों को चूमना चाहती थी, मगर तभी उसे ख्याल आया, ऐसा करना ठीक नहीं। क्या पता ये कोई साधारण इंसान ना हो, शायद कोई परिलोक का प्राणी, कोई जादूगर या फिर कोई और रहस्यमयी आत्मा हो। मेरे स्पर्श से इसकी नींद टूट गई तो ये नाराज हो सकता है। फिर उसने सोचा, अगर ये इंसान है तो निश्चित रूप से इसे भूख लगी होगी, क्यों ना मैं इसके लिए कुछ खाने को लाऊं। ये विचार आते ही मालन खुशी खुशी अपने घर लौटी। उसने अपने पास जो कुछ था उससे स्वादिष्ट खाना तैयार किया, नर्म रोटियां, सुगंधित सब्जी और थोड़ा सा मक्खन, और उसे एक थाली में सजाकर फुलवारी में वापस लौट आई। मगर वो नौजवान अभी भी गहरी नींद में था, मानो सपनों की दुनिया में खोया हो। मालन ने सोचा, इसे जगाना चाहिए, मगर कैसे? उसने हिम्मत जुटाई और अपने चंद्रलेखा गुच्छ से एक नाजुक फूल निकाला। धीरे धीरे उस फूल से उस नौजवान के तलवों को सहलाना शुरू किया। फूल की मुलायम पंखुड़ियों से गुदगुदी होने लगी और नौजवान के पैरों की उंगलियां हल्के से मुड़ने लगीं। कभी वो अपने पंजों को ऊपर नीचे करता तो कभी एक दूसरे पर रगड़ता। आखिरकार उसकी आंखें खुल गईं। वो नौजवान उठकर बैठ गया और आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा। उसकी नजरें कभी मालन पर टिकतीं तो कभी फुलवारी की रंग बिरंगी सुंदरता पर। वो इतना हक्का बक्का था कि मालन भी घबरा गई, मगर उसने हिम्मत बटोर कर पूछा, हे महानुभाव, क्या आप बता सकते हैं कि आप कौन हैं? क्या आप कोई साधारण इंसान हैं या कोई परिलोक का प्राणी, कोई जादूगर या फिर कोई और रहस्यमयी आत्मा है?
मालन की आंखों में जिज्ञासा और डर का मिश्रण था जब वो उस नौजवान को देख रही थी जो फुलवारी की हरियाली के बीच अभी भी चुपचाप बैठा था, मानो कोई गहरा रहस्य उसके सीने में छिपा हो। तभी उस नौजवान ने हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी और नर्म स्वर में कहा, तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो मालन। तुम्हारी इस फुलवारी की बदौलत मेरी जिंदगी बदल गई है। कल तक ये बंजर और सूखी थी, मगर रातों रात इसमें जैसे जादू बिखर गया। लेकिन अभी तो मुझे भूख सता रही है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो दे दो। मालन ने तुरंत वो थाली सामने रख दी जिसमें उसने प्यार से रोटियां, सुगंधित सब्जी और थोड़ा सा मक्खन सजाया था। नौजवान ने तृप्ति से खाना खाया, मानो कई दिन की भूख उसकी थाली में उतर आई हो। जब उसका पेट भर गया और चेहरे पर सुकून की चमक लौटी, तब वो आराम से बैठकर बोला, मालन, डरने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी तरह ही एक साधारण इंसान हूं, मगर मैं इस फुलवारी में रहना चाहता हूं। क्या तुम मुझे यहां रहने की इजाजत दोगी? मालन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, यह कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें इस फुलवारी में अकेले छोड़ दूं? मेरे साथ मेरे छोटे से झोपड़ी में चलो, मैं वहां तुम्हारी हर तरह से सेवा करूंगी। मगर नौजवान ने हल्के से सिर हिलाया और बोला, नहीं मालन, मैं यहीं रहना चाहता हूं, इस फूलों की महक के बीच। बस इतना ध्यान रखना कि मेरे यहां होने की खबर किसी को न पता चले। मालन ने सिर झुकाकर वादा किया, ऐसा ही होगा, मगर एक शर्त है, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम मेरा होगा। नौजवान ने मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली और पूछा, अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? मालन ने गर्व से जवाब दिया, ये सब मेहनत और कुदरत की मेहरबानी है। जब तक इस राज्य में चंद्रलेखा राजकुमारी हैं, मुझे कोई चिंता नहीं। मेरे फूलों की कीमत इतनी मिल जाती है कि मेरा जीवन आसानी से चल जाता है। नौजवान की आंखों में जिज्ञासा जगी। उसने पूछा, तो क्या इस फुलवारी के सारे फूल चंद्रलेखा राजकुमारी खरीदती हैं? मालन ने हंसते हुए कहा, जितने की उसे जरूरत होती है वो उतने ले लेती है। इस राज्य का राजा सोमकेतु है और उनकी बेटी चंद्रलेखा रोजाना 101 चंद्रलेखा फूलों से तौली जाती है। उसकी कीमत इतनी मिलती है कि मुझे बाकी फूल बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नौजवान के चेहरे पर हैरानी छा गई। क्या सिर्फ 101 चंद्रलेखा फूलों का वजन? इतनी नाजुक राजकुमारी? मालन ने सिर हिलाया और बोली, हां, वो इतनी नाजुक और सुंदर है कि उसका वजन बस 101 फूलों के बराबर है। बाकी फूल वो अपने कमरों को सजाने और अपने बिस्तर पर बिछाने के लिए रख लेती है। नौजवान ने आश्चर्य से कहा, यह तो कमाल की बात है। 101 फूलों का वजन ही कितना होता होगा? मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आता। मालन ने रहस्यमयी अंदाज में जवाब दिया, यही तो उसकी खासियत है। चंद्रलेखा को आज तक किसी पुरुष ने नहीं देखा और ना ही उसकी नजर किसी पुरुष पर पड़ी है, सिवाय अपने पिता राजा सोमकेतु के। नौजवान की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, अच्छा, तो ये राजकुमारी रहती कहाँ है? मालन ने नौजवान की जिज्ञासा भांपते हुए धीरे से जवाब दिया, यहां से कुछ दूर एक शानदार महल है जो 6 और महलों के घेरे में 7वें महल में बसा है। वहां चंद्रलेखा राजकुमारी रहती हैं, इतनी नाजुक और रहस्यमयी कि उनकी सुंदरता की चर्चा हर जुबान पर है। मैं हर सुबह अपनी फुलवारी से ताजे चंद्रलेखा फूल लेकर वहां जाती हूं और स्वयं उन्हें तौलती हूं। ये सुनकर राजकुमार सत्यसेन, जो वो रहस्यमयी नौजवान था, के दिल में एक तूफान सा उठा। चंद्रलेखा राजकुमारी को देखने की इच्छा उसके मन में ऐसी जगी जैसे कोई प्यासा सागर की तलाश में हो। उसका दिल बेचैनी से धड़कने लगा और वो रात के अंधेरे का इंतजार करने लगा जैसे कोई यात्री तारे गिनता हो। जैसे ही रात की काली चादर बिछी और चांद की किरणें फुलवारी में नाचने लगीं, सत्यसेन ने कुल्लन की कारीगरी से बने फूलों के घोड़े को फिर से चंद्रलेखा गुच्छ की शक्ल दी। उसने उसकी पीठ पर चढ़ते हुए धीरे से कहा, ऐ फूलों के जादुई घोड़े, मुझे चंद्रलेखा राजकुमारी के महल तक ले चल। और देखते ही देखते वो घोड़ा हवा में उड़ चला, मानो कोई सपना पंखों पर सवार हो। वो 7वें महल के आंगन में उतरा, जहां चांदनी रात की सैर कर रही थी। सत्यसेन दिल में एक अनजानी हलचल लिए चुपके से महल के गलियारों में बढ़ा।
हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे नगाड़े की गूंज। आखिरकार वो उस कक्ष में जा पहुंचा जहां चंद्रलेखा राजकुमारी गहरी नींद में डूबी थी। उसे देखते ही सत्यसेन का दिल मानो थम सा गया। उसकी सुंदरता ऐसी थी जैसे चांद का उजाला फूलों में समा गया हो, मगर वो गहरी नींद में थी और सत्यसेन ने उसे जगाना उचित नहीं समझा। उसकी नज़र राजकुमारी के सिरहाने रखे एक नाजुक मुमाल पर पड़ी, जिस पर चंद्रलेखा फूलों की कढ़ाई थी। उसने धीरे से वो रुमाल उठा लिया और अपने रुमाल को उसी जगह सावधानी से रख दिया, जैसे कोई चोर रात के साये में गहना छिपाए। फिर वो उसी तरह चुपके से लौट आया, मानो कोई सपना देखकर जाग गया हो। अगले दिन जब सूरज की पहली किरणों के साथ मालिन नाश्ता लेकर सत्यसेन के पास पहुंची, उसका चेहरा उदास था, जैसे बादल सूरज को छिपा लें। सत्यसेन ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो मालिन ने भारी स्वर में कहा, आज मेरी जान खतरे में है। चंद्रलेखा राजकुमारी का वजन 101 फूलों से बढ़कर 110 फूल हो गया। मुझे समझ नहीं आता ये कैसे हुआ। सत्यसेन ने हैरानी से पूछा, इसमें घबराने की क्या बात है? मालिन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, घबराने की बात है मालिक। हो सकता है मेरे फूलों में कोई कमी रह गई हो, या वे अब उतने खले ना रहे हों, या फिर शायद, उसने एक पल रुककर कहा, शायद किसी पुरुष की नजर राजकुमारी पर पड़ गई हो, या उन्होंने किसी पुरुष को देख लिया हो जिससे उनका वजन बढ़ गया। सत्यसेन ने आश्चर्य से कहा, यह कैसे संभव है? मालिन ने जवाब दिया, जब रातों रात मेरी उजड़ी फुलवारी हरी भरी हो सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकता? मगर अगर ये सच भी हो तो कौन मानेगा? सजा तो मुझे ही मिलेगी। ये कहते हुए मालिन का चेहरा और गहरा उदास हो गया। वो भारी कदमों से उठी, मानो उसके कंधों पर सारी दुनिया का बोझ हो, और धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। अगली रात जब चांदनी की ठंडी किरणें महल के गलियारों में नाच रही थीं, राजकुमार सत्यसेन ने फिर से अपने दिल की बेचैनी को थाम लिया और कुल्हन के फूलों के घोड़े पर सवार होकर 7वें महल की ओर उड़ चला। वो चुपके से उस कक्ष में जा पहुंचा जहां चंद्रलेखा राजकुमारी गहरी नींद में डूबी थी, मानो कोई परियों की राजकुमारी सपनों की दुनिया में खोई हो। सत्यसेन उसकी सुंदरता को टकटकी बांधकर देखता रहा। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे कोई गीत हवाओं में गूंज रहा हो। वो फिर से कोई निशानी ले जाना चाहता था, मगर इस बार उसे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसे वो ले जाकर अपनी जगह को छोड़ सके। उसने कक्ष का हर कोना ध्यान से देखा, हर चीज को परखा। तभी चंद्रलेखा ने नींद में करवट बदली। सत्यसेन का दिल जोर से धड़का और वो फौरन चारपाई के सिरहाने छिप गया, मानो कोई साया अंधेरे में समा जाए। उसे डर था कि कहीं राजकुमारी जाग न जाए और उसका ये रहस्य खुल जाए। उसने सांस रोके बिल्कुल खामोश उसी तरह बैठा रहा। उसी पल उसकी नजर राजकुमारी की पतली पतली उंगलियों पर पड़ी, जहां हीरे की अंगूठी चांदनी में चमक रही थी, जैसे कोई तारा उसकी उंगली पर ठहर गया हो। सत्यसेन के मन में एक चमक सी कौंधी। उसे लगा कि यही वो निशानी है जो वो चाहता था, मगर डर भी था कि अंगूठी निकालते वक्त कहीं राजकुमारी की नींद न टूट जाए। फिर भी उसने अपने इरादे को पक्का किया और जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने बड़े ही सावधानी से, जैसे कोई चित्रकार नाजुक रंग भरता हो, राजकुमारी की उंगली से वो हीरे की अंगूठी निकाल ली। फिर उसने अपनी सादी मगर कीमती अंगूठी धीरे से राजकुमारी की उंगली में पहना दी और बिना कोई आहट किए वो उसी तरह फूलों के घोड़े पर सवार होकर फुलवारी में लौट आया। अगले दिन जब मालिन सूरज की रोशनी के साथ नाश्ता लेकर सत्यसेन के पास पहुंची, उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा उदास था, मानो सारी दुनिया का दुख उसके कंधों पर आ टिका हो। सत्यसेन ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो मालिन ने कांपती आवाज में कहा, अब मेरी तबाही पक्की है। आज चंद्रलेखा राजकुमारी का वजन 119 फूल हो गया। ये सब क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आता। सत्यसेन ने हैरानी जताते हुए पूछा, ये खबर इतनी परेशान कर देने वाली क्यों है? मालिन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मालिक, ये खबर अब छिप नहीं सकती। आज या कल ये राजा सोमकेतु तक पहुंचेगी और जब उन्हें पता चलेगा कि राजकुमारी का वजन बढ़ रहा है तो मेरी गर्दन पर तलवार लटकेगी। उसने रूंधे गले से कहा,
शायद मेरे फूलों में कोई कमी रह गई या फिर कोई और रहस्य है जिसे मैं समझ नहीं पा रही। सत्यसेन का दिल धक्क से रह गया। उसे डर था कि कहीं उसकी रात की चोरी वो अंगूठी पकड़ी न गई हो। क्या राजकुमारी ने उसकी अंगूठी को पहचान लिया था? मगर वो चुप रहा और मालिन को नाश्ता परोसते हुए देखता रहा। मालिन ने उसे उदास मन से खाना खिलाया और फिर भारी कदमों से अपने झोपड़ी की ओर लौट गई। उधर चंद्रलेखा राजकुमारी के मन में एक शक जाग चुका था। उसने सोचा, कोई निश्चित ही रात के साये में मेरे कक्ष में आता है। ये बदलाव कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी की आने की निशानी है। चंद्रलेखा राजकुमारी के मन में उठा शक अब एक जलती हुई मशाल बन चुका था। वो इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहती थी, मगर उस रात तक पहुंचने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आया। उसने एक साहसी और दर्दनाक फैसला किया। उसने अपनी उंगली को चाकू से हल्का सा चीरा और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया। दर्द की टीस ने उसे नींद से दूर रखा ताकि वह उस रहस्यमयी आगंतुक का सामना कर सके। अगली रात जब चांदनी फिर से महल के गलियारों में बिखरी, राजकुमार सत्यसेन अपने तय समय पर कुल्हन के फूलों के घोड़े पर सवार होकर 7वें महल में जा पहुंचा। मगर इस बार चंद्रलेखा नींद में नहीं थी। वह जाग रही थी और जैसे ही सत्यसेन कक्ष में दाखिल हुआ, वह उठकर बैठ गई। उसकी आंखें आश्चर्य और सवालों से भरी थीं और वह सत्यसेन को एकटक देखने लगी। सत्यसेन, जिसका रहस्य अब खुल चुका था, शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा रहा, मानो कोई चोर रात की चांदनी में पकड़ा गया हो। कुछ देर तक चंद्रलेखा उसे चुपचाप देखती रही, जैसे वह यह समझने की कोशिश कर रही हो कि यह खूबसूरत नौजवान 7 महलों की दीवारों को पार कर उसके कक्ष तक कैसे पहुंच गया। आखिरकार उसने अपनी मधुर मगर गंभीर आवाज में पूछा, नौजवान, तुम कौन हो और इस तरह मेरे महल में कैसे घुस आए? सत्यसेन ने गहरी सांस ली और विनम्रता से जवाब दिया, चंद्रलेखा राजकुमारी, मैं सत्यसेन हूं, 7 समंदर पार के राजा विक्रमसेन का इकलौता वारिस। मैं आपकी एक झलक देखने की खातिर यहां तक चला आया। चंद्रलेखा की भौहें सिकुड़ीं। उसने पूछा, विक्रमसेन? मैंने तो कभी उनका नाम नहीं सुना। सत्यसेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजकुमारी, आप इस 7वें महल में कैद हैं। आपको अपनी रियासत की खबर भी पूरी तरह नहीं, तो बाहर की दुनिया का क्या हाल जानेंगी? चंद्रलेखा के चेहरे पर एक हल्का सा गुस्सा उभरा, मगर उसमें जिज्ञासा भी थी। उसने कहा, तो क्या मैं तुम्हारी नजरों में कैद हूं? शायद तुम मेरे इस एकांत को तोड़ना चाहते हो, मगर यहां तक पहुंचने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? सत्यसेन ने जवाब दिया, आपकी सुंदरता और रहस्य की कहानियां मेरे कानों तक पहुंची थीं। मेरा दिल बेकरार हो उठा कि बस एक बार आपको देख लूं, और इसीलिए मैं यहां तक चला आया। चंद्रलेखा की आंखें फैल गईं। उड़न तश्तरी, और तुम मेरे कक्ष में 3 बार आ चुके हो? सत्यसेन ने सिर हिलाया और बोला, जी हां, पहली रात मैंने आपका रुमाल लिया और अपना छोड़ गया। दूसरी रात मैंने आपकी हीरे की अंगूठी ली और अपनी अंगूठी दी। ये दोनों निशानियां मेरे पास सुरक्षित हैं। चंद्रलेखा ने गहरी सांस ली और कहा, इसीलिए मेरा वजन हर दिन 9 फूल बढ़ रहा है। मगर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? सत्यसेन ने जवाब दिया, मालन ने मुझे आपके बारे में बताया। चंद्रलेखा ने हैरानी से पूछा, मालन? क्या वह तुम्हारी असलियत जानती है? सत्यसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, उसे बस इतना पता है कि मैं एक मुसाफिर हूं, मगर उसने यह जरूर बताया कि आपको हासिल करने की शर्तें क्या हैं। चंद्रलेखा राजकुमारी का चेहरा गंभीर हो गया था और कक्ष में सन्नाटा पसरा था। जब सत्यसेन ने उसके सामने अपनी यात्रा का रहस्य खोला, उसने धीरे से कहा, जी हां राजकुमारी, मालन ने मुझे बताया कि आपको हासिल करने के लिए राजा सोमकेतु की 3 असंभव शर्तें पूरी करनी होंगी। तरबूज को घड़े में बंद करना, रियासत के पहाड़ को समंदर में डालना और चांद के महल को आंगन में उतारना। चंद्रलेखा की आंखों में एक चमक उभरी, मगर उसकी आवाज में चेतावनी थी। क्या तुम इन असंभव शर्तों को पूरा कर सकोगे नौजवान? तुम्हारी इस हमाकत की कीमत तुम्हारी जान हो सकती है। मेरे दिल को तुम पर तरस आता है सत्यसेन, अपने इरादों से पीछे हट जाओ। मगर इससे पहले कि सत्यसेन कुछ जवाब दे पाता, अचानक महल की छत से एक भारी भरकम लोहे का पिंजरा नीचे गिरा और उसे अपने अंदर समेट ले गया। सत्यसेन अब कैद हो चुका था, मानो उसका सपना पल भर में बिखर गया हो। यह सब राजकुमारी की चाल नहीं थी, बल्कि राजा सोमकेतु की दूरदर्शिता थी।
उसने इस 7वें महल को इस तरह बनवाया था कि एक गुप्त बटन दबाते ही छत से पिंजरा नीचे आकर किसी भी घुसपैठिए को कैद कर ले। सोमकेतु जो गुप्त कक्ष से इस सारे दृश्य को देख रहा था, जैसे ही उसने सत्यसेन को राजकुमारी के कक्ष में देखा, उसने बिना देर किए बटन दबा दिया। पिंजरा फैलकर सत्यसेन पर इस तरह गिरा कि वह उसमें फंस कर रह गया। उसका दिल धड़क रहा था, मगर अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगले दिन सूरज की किरणों के साथ सोमकेतु के दरबार में भारी भीड़ जमा थे। लोग इस अनजान मुसाफिर की किस्मत का फैसला सुनने को बेताब थे। सोमकेतु ने अपने वजीरों और सलाहकारों से मशवरा किया। सभी की राय एक थी, इस अपराधी को मृत्युदंड देना ही उचित है। सोमकेतु का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी बेटी के कक्ष में घुसने की हिम्मत करने वाले इस नौजवान को वह क्षमा करने के मूड में नहीं था। उसने गरजते हुए ऐलान किया, इस मुसाफिर को फांसी दी जाए। सत्यसेन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका दिल डूब रहा था और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह फूलों का घोड़ा जिसके सहारे वह चंद्रलेखा के महल तक पहुंचता था, 7वें महल की ऊपरी मंजिल पर छूट गया था। अब वह पूरी तरह असहाय था। जब जल्लाद उसे फांसी के तख्ते तक ले जाने लगे तो रिवाज के मुताबिक उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। सत्यसेन की आंखों में एक हल्की सी चमक जागी, मानो अंधेरे में कोई किरण दिखाई दी हो। उसने एक पल के लिए सांस रोकी और अपने दिमाग में एक आखिरी योजना बुनने लगा। दरबार में सन्नाटा पसरा था और सभी की निगाहें राजकुमार सत्यसेन पर टिकी थीं, जो अपनी आखिरी ख्वाहिश बताने वाला था। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में बोला, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मुझे फांसी के तख्ते तक घोड़े पर सवार होकर जाने की इजाजत दी जाए। यह सुनकर दरबारियों में खुसफुसाहट शुरू हो गई, मगर राजा सोमकेतु ने उसकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए अनुमति दे दी। वह सोच रहा था कि शाही फौज की चौकसी और भरे दरबार की मौजूदगी में यह नौजवान भला कहां भाग सकता है। सत्यसेन को एक शाही घोड़ा लाकर दिया गया, जिसके अयाल हवा में लहरा रहे थे, मानो वह भी इस नाटकीय पल का हिस्सा बनने को तैयार हो। सत्यसेन ने घोड़े पर चढ़ते हुए अपने चेहरे पर शांति का मुखौटा पहन लिया, मगर उसका दिल एक चतुर योजना बुन रहा था। उसने घोड़े को धीरे धीरे चलाना शुरू किया, कदम कदम आगे बढ़ाते हुए, जैसे कोई सैर करता यात्री। वह नहीं चाहता था कि उसकी जल्दबाजी से कोई उसका इरादा भांप ले। वह इस आखिरी मौके को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उसके दाएं बाएं लोग जमा थे, कुछ उत्सुक, कुछ गुस्से से भरे, मगर जैसे ही वह कुछ दूर तक धीरे धीरे चला, उसे एहसास हुआ कि आसपास के लोगों का ध्यान अब उस पर कम हो रहा है। ये वही पल था जिसका उसे इंतजार था। अचानक उसने घोड़े की लगाम को जोर का झटका दिया और एड़ लगाई। घोड़ा ऐसा बेकाबू हुआ कि मानो हवा से बातें करने लगा। वह सरपट दौड़ पड़ा, धूल का गुबार छोड़ता हुआ, और देखते ही देखते सत्यसेन लोगों की नजरों से ओझल हो गया। फौजियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वह इतनी तेजी से भागा कि कोई उसके करीब भी न पहुंच सका। लोग हैरान थे और दरबार में अफरा तफरी मच गई। सत्यसेन घोड़े को सरपट भगाते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। जब उसे पक्का यकीन हो गया कि वो सुरक्षित है, उसने शाही घोड़े को छोड़ दिया और तेजी से उस बगीचे की ओर बढ़ा जो मालन की फुलवारी के करीब था, जहां उसका ठिकाना था। वहां पहुंचते ही मालन उसके पास आई। उसका चेहरा चिंता और आश्चर्य से भरा था। उसने सत्यसेन को बताया, मालिक, दरबार में एक अनजान मुसाफिर की गिरफ्तारी की खबर फैल गई थी और फिर यह भी सुना कि वो फरार हो गया। सत्यसेन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ मालन, वो मैं ही था, मगर अब सोमकेतु का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। वो आग बबूला हो रहा होगा। मालन की आंखें फैल गईं और वो डर के मारे कांपने लगी। सत्यसेन ने उसे तसल्ली दी, मगर उसका मन अब भी उस चंद्रलेखा राजकुमारी के महल में अटका था, जहां उसका फूलों का घोड़ा छूट गया था। राजकुमार सत्यसेन की साहसी फरारी ने राजा सोमकेतु के गुस्से को और भड़का दिया था। उसने अपनी सल्तनत में ढोल पिटवा दिया कि जो कोई उस अनजान मुसाफिर को पकड़कर लाएगा, उसे 10,000 सोने की अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। सल्तनत की हर गली, हर चौराहे पर यह खबर आग की तरह फैल गई। मगर सवाल यह था कि क्या सोमकेतु उस मुसाफिर को पकड़ पाएगा? उसने अपनी रियासत की सीमाओं पर कड़ा पहरा बिठा दिया था
और हर राह पर सिपाही तैनात थे। मगर सत्यसेन, जो अब मालन की फुलवारी में छिपा था, अपने अगले कदम की सोच में डूबा हुआ था। मालन ने डरते डरते उससे कहा, मालिक, अगर सोमकेतु आपको पकड़ लेता है तो आपकी जान को खतरा है, जाए मौत पक्की है। सत्यसेन ने गहरी सांस ली और बोला, मालन, अगर सोमकेतु अपना फैसला बदल दे और मुझे माफी मिल जाए तो क्या तुम मुझे उसके सामने पेश कर सकती हो? मालन ने हैरानी और घबराहट के साथ जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी हर राह से वाकिफ हूं और तुम्हें पकड़वाने में मदद कर सकती हूं, मगर सोमकेतु के सामने तुम्हें कैसे ले जाऊं? वो माफी देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। सत्यसेन ने देखा कि मालन का चेहरा डर और उलझन से भरा हुआ था। उसने कहा, मालन, 10,000 अशरफियों का लालच बड़ा है। क्या तुम उस इनाम के लिए मेरी जान की सौदेबाजी करोगी? मालन ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं मालिक, मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूं? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारी जान की कीमत पर कोई सौदा नहीं करूंगी। सत्यसेन ने एक गहरी नजर उस पर डाली और धीरे से कहा, मगर अगर मैं कहूं कि वो अनजान मुसाफिर मैं ही हूं? मालन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, जैसे कोई बिजली का झटका उसे लगा हो। फिर उसने हिम्मत जुटाकर दिल पर पत्थर रखते हुए कहा, अगर ये सच है तो मैं अपने मेहमान की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े, मैं तुम्हें बचाऊंगी। सत्यसेन ने कहा, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ सोमकेतु के सामने चलता हूं। मगर मालन ने तुरंत मना कर दिया, नहीं मालिक, तुम्हारा जाना खतरनाक है, कहीं तुम्हें कोई पहचान न ले। सत्यसेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मालन, जब मैं पकड़ा गया था तब मैंने भेष बदल रखा था, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। मालन ने संदेह भरी नजरों से कहा, मैंने तुम्हें उस दिन दरबार में देखा था जब तुम्हें पकड़ा गया था, मगर फिर भी मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई। फिर भी मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज में चिंता थी और उसका दिल सत्यसेन की सलामती के लिए दुआ मांग रहा था। सत्यसेन ने उसे तसल्ली दी, मगर उसका मन अब भी उस फूलों के घोड़े की ओर खींचा जा रहा था जो 7वें महल में छूट गया था। फुलवारी की हवा में तनाव और फूलों की महक एक साथ तैर रहे थे जब मालन और सत्यसेन अपने अगले कदम पर विचार कर रहे थे। सत्यसेन ने मालन की चिंता को भांपते हुए कहा, मालन, तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो। मैं खुद सोमकेतु के दरबार में जाकर उसका फैसला सुनना चाहता हूं, मगर मैं वादा करता हूं कि जब तक वो अपनी सजाए मौत का हुक्म वापस नहीं लेता, मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं करूंगा। मालन का दिल डर और वफादारी के बीच झूल रहा था, मगर उसने हिम्मत जुटाई और अगले दिन सत्यसेन के साथ सोमकेतु के दरबार की ओर चल दी। उसने दरबार के चौबदार को खबर भेजी कि वो राजा से मिलना चाहती है। सोमकेतु ने तुरंत उसे अपने सामने बुलाया और गंभीर स्वर में पूछा, मालन, क्या बात है? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? मालन ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोली, महाराज, बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं किए, सोचा आपके सामने हाजिर होकर आपका दीदार कर लूं। सोमकेतु ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, क्या कोई खास बात है मालन? तुम्हारा चेहरा कुछ उदास और चिंतित सा लग रहा है। मालन ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ महाराज, जब सल्तनत का राजा ही चिंता में डूबा हो तो प्रजा पर उसका असर तो पड़ेगा ही। सोमकेतु ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हें किस बात की चिंता है? और हाँ, ये तुम्हारे साथ ये अनजान नौजवान कौन है? कोई दूर का रिश्तेदार? मालन ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ महाराज, आप इसे ऐसा ही समझ लीजिए, मगर पहले मेरी एक विनती सुन लें। मेरी जान बख्शें ताकि मैं अपनी बात खुलकर कह सकूं। सोमकेतु ने अधीरता से कहा, बोलो मालन, साफ साफ बोलो, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। मालन ने हिम्मत जुटाई और बोली, महाराज, क्या यह संभव नहीं कि उस अनजान मुसाफिर के अपराध को माफ कर दिया जाए, उसकी सजाए मौत को रद्द कर दिया जाए? दरबार में सन्नाटा छा गया। सोमकेतु की आंखें आश्चर्य और गुस्से से चमक उठीं। उसने पूछा, मालन, तुम क्या कहना चाहती हो? उसने जवाब दिया, महाराज, ये मानना पड़ेगा कि वो अनजान मुसाफिर कितना साहसी और चतुर है। उसने 7 महलों को पार कर चंद्रलेखा राजकुमारी के कक्ष तक पहुंचने की हिम्मत दिखाई और उसकी यही हिम्मत उसकी मौत का कारण बन रही है। मगर वो इतना चालाक भी है कि भरे दरबार से शाही घोड़े पर सवार होकर फरार हो गया। क्या यह संभव है कि वो अपनी चतुराई से इस सल्तनत की सीमाओं को भी पार कर ले? सोमकेतु का चेहरा गंभीर हो गया और दरबार में मौजूद लोग मालन की हिम्मत और सत्यसेन की चतुराई की बात सुनकर चकित थे।
सोमकेतु के दरबार में मालन की विनती ने हर किसी को हैरान कर दिया था। राजा ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और पूछा, मालन, तुम उस अनजान मुसाफिर को क्यों बचाना चाहती हो? मालन ने सिर झुकाए मगर दृढ़ स्वर में जवाब दिया, महाराज, क्योंकि मैं उसे करीब से जानती हूं। वो एक नेक दिल और इंसानियत से भरा इंसान है। उसकी अक्लमंदी और साहस कमाल का है। सोमकेतु की भौहें सिकुड़ी। उसने पूछा, तुम उसे जानती हो? अगर तुम्हें उसका इतना पता है तो क्या तुम ये भी जानती हो कि उसकी सजाए मौत का हुक्म मेरे लिए अंतिम है? क्या तुम उसकी जगह सजा भुगतने को तैयार हो? मालन का चेहरा पीला पड़ गया मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हाँ महाराज, एक मां अपने बेटे के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सोमकेतु ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या वो तेरा बेटा है? मगर तुम्हारी तो कोई जवान औलाद नहीं। मालन ने गहरी सांस ली और बोली, सच है महाराज, वो मेरा खून का बेटा नहीं, मगर फिर भी वो मेरा सब कुछ है। अगर मेरी जान की कीमत पर उसकी जान बख्श दी जाए तो मैं समझूंगी कि मुझे इंसाफ मिल गया। सोमकेतु का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, तो क्या तुम मेरे इंसाफ को चुनौती दे रही हो? मालन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं तो आपके इंसाफ में एक मां के दिल की पुकार देखना चाहती हूं। आपने इस अनजान मुसाफिर को औलाद के पवित्र रिश्ते से जोड़ा, उसे इंसानियत का दर्जा दिया। क्या वो इंसान नहीं जो अपनी जान की परवाह किए बिना किसी की मदद के लिए सजाए मौत को गले लगाने को तैयार हो? सत्यसेन, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे बढ़ा और बोला, महाराज, वो अनजान मुसाफिर मैं हूं। मैंने आपके इनाम की 10,000 अशरफियों के लालच में नहीं बल्कि मालन की मदद के लिए ये जोखिम उठाया। मैं आपका मुजरिम हूं, फरार मुजरिम। मुझे सजाए मौत दीजिए मगर मालन को वो इनाम दे दीजिए। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सोमकेतु ने सत्यसेन को गहरी नजरों से देखा और बोला, तो क्या तुम वो अनजान मुसाफिर हो और मैं तुम्हें सजा दूं ताकि मेरा नाम जालिमों में गिना जाए? उसकी आवाज में अब गुस्सा कम और आश्चर्य ज्यादा था। फिर एक लंबी खामोशी के बाद सोमकेतु ने गहरी सांस ली और ऐलान किया, जाओ नौजवान, तुम आजाद हो। साथ ही उसने अपने शाही खजाने से मालन को 10,000 अशरफियां देने का हुक्म दिया। मगर मालन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे ये अशरफियां नहीं चाहिए। मुझे तो मेरा इनाम मिल गया। आपने इस नौजवान की जान बख्श दी, इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? सोमकेतु के दरबार में इंसाफ और इंसानियत का एक अनोखा संगम देखने को मिला था और मालन की वफादारी ने सभी के दिलों को छू लिया था। मगर अब सोमकेतु की नजरें सत्यसेन पर टिकी थीं। उसने गंभीर मगर नरम स्वर में कहा, मालन, मेरे शाही ऐलान को कमजोर न समझो। तुम्हें ये इनाम कबूल करना होगा। फिर उसने सत्यसेन की ओर देखकर पूछा, नौजवान, मुझमें तुम्हें विक्रमसेन का इंसाफ नजर आ रहा है। ये विक्रमसेन कौन है? सत्यसेन ने सिर ऊंचा किया और गर्व भरे लहजे में जवाब दिया, महाराज, विक्रमसेन 7 समंदर पार का एक इंसाफ पसंद राजा है और मैं उसका इकलौता वारिस हूं, राजकुमार सत्यसेन। सोमकेतु की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने पूछा, इतनी दूर की यात्रा तुमने कैसे तय की? सत्यसेन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैं एक हवाई घोड़े पर सवार होकर यहां तक आया। दरबार में खुसखुसाहट की लहर दौड़ गई। सोमकेतु ने अविश्वास के साथ पूछा, हवाई घोड़ा? ये कैसे संभव है? सत्यसेन ने जवाब दिया, महाराज, जब आप अपने महल को अपने कक्ष से देख सकते हैं, एक बटन दबाकर बिजली की तरह पिंजड़ा गिराकर किसी को कैद कर सकते हैं, तो क्या यह संभव नहीं कि मैं एक हवाई घोड़े पर सवार होकर यहां तक आया? सोमकेतु ने चुनौती भरे लहजे में कहा, क्या तुम इसका सबूत दे सकते हो? क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? सत्यसेन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, क्यों नहीं महाराज, मेरा वो हवाई घोड़ा चंद्रलेखा राजकुमारी के महल में एक कोने में सुरक्षित है। मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं पलक झपकते ही उस घोड़े पर सवार होकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। सोमकेतु ने एक पल सोचा और फिर बोला, तुम्हें इजाजत है। सत्यसेन तुरंत चंद्रलेखा के महल की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने चंद्रलेखा गुच्छ को फिर से फूलों के घोड़े की शक्ल दी। उसने उसके पीठ पर चढ़कर धीरे से उसके कान में कहा, ए फूलों के जादुई घोड़े, मुझे सोमकेतु के दरबार तक ले चल। और देखते ही देखते वो घोड़ा हवा में उड़ चला, मानो कोई सपना पंखों पर सवार हो। पलक झपकते ही वो सोमकेतु के दरबार में उतर गया। दरबार में मौजूद हर शख्स ये नज़ारा देखकर दंग रह गया। सत्यसेन के इस चमत्कार ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सोमकेतु की आंखें खुशी और आश्चर्य से चमक उठीं। उसने कहा, राजकुमार सत्यसेन, तुम वाकई साहसी और अक्लमंद हो। अगर तुम मेरे शाही मेहमान कबूल करो
तो मुझे बेहद खुशी होगी। सत्यसेन ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, ये आपकी दरियादिली है, मगर मेरी माँ मालन, जिसने न सिर्फ 10,000 अशीफियाँ ठुकराईं बल्कि मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? उसने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान करना चाहा, उस ममता को मैं कैसे भूल जाऊं? सोमकेतु का दिल सत्यसेन की इंसानियत और वफादारी से पिघल गया। उसने कहा, शहजादे, तुम्हारे दिल में इंसानियत का जज्बा कूट कूट कर भरा है। तुम सचमुच एक इंसान दोस्त हो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। सोमकेतु के दरबार में सत्यसेन और मालन की वफादारी और साहस ने हर दिल को छू लिया था। राजा का दिल पिघल चुका था और उसकी आंखों में इंसानियत की चमक थी। उसने सत्यसेन की ओर देखकर गंभीर मगर नरम स्वर में कहा, नौजवान, अगले महीने मेरी बेटी चंद्रलेखा अपने लिए पति का चयन करेगी। तुम्हें भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का पूरा हक है। मुझे यकीन है कि तुम अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से इसमें जरूर कामयाब हो जाओगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। सत्यसेन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, यह आपकी दरियादिली है। मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। 1 महीने बाद सल्तनत के सभी महल रौनक से जगमगा रहे थे, मानो कोई उत्सव सज गया हो। हर महल दुल्हन की तरह सजा था और एक से एक सुंदर और शाही खानदान के नवाबजादे और अमीरजादे रेशमी वस्त्रों में सज धज कर दरबार में बैठे थे। दरबार आम में हजारों लोग जमा थे और उत्साह की लहरें हवा में तैर रही थीं। चौमदार ने ऊंची आवाज में सोमकेतु के आगमन की घोषणा की और सभी लोग आदर से खड़े हो गए। राजा ने शाही ऐलान शुरू किया। उनकी गूंजती आवाज में 3 असंभव सवाल दोहराए गए। तरबूज को घड़े में बंद करना, रियासत के पहाड़ को समंदर में डालना और चांद के महल को आंगन में उतारना। यह भी घोषित किया गया कि जो कोई इनमें से कम 2 सवालों का जवाब दे सकेगा, उसे चंद्रलेखा से विवाह का अवसर मिलेगा, और यदि कोई तीनों सवालों के जवाब दे दे तो उसे विशेष सम्मान दिया जाएगा। अगर एक से ज्यादा लोग कामयाब हुए तो अंतिम फैसला सिपह सालारी और घुड़सवारी के आधार पर होगा। पहला सवाल गूंजा, क्या कोई ऐसा बुद्धिमान है जो तरबूज को घड़े में बंद कर सके बिना घड़े को तोड़े? दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में खुसफुसाने लगे और एक एक करके हर नौजवान से जवाब मांगा गया, मगर कोई भी इस असंभव सवाल का जवाब नहीं दे सका। सबके चेहरे पर हताशा थी और कुछ ने तो सिर झुका लिया। आखिर में सत्यसेन की बारी आई। चौमदार ने उससे सवाल दोहराया। सत्यसेन ने शांत मगर आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, महाराज, तरबूज को घड़े में बंद करने के लिए मुझे कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। सोमकेतु ने हैरानी से पूछा, 3 महीने? क्या अभी ये संभव नहीं? सत्यसेन ने जवाब दिया, नहीं महाराज, अभी ये असंभव है, मगर मैं आपको बता सकता हूं कि 3 महीने में ये कैसे संभव होगा। दरबार में हर नजर उस पर टिक गई। सत्यसेन ने अपनी योजना खोली। महाराज, मैं पहले तरबूज के पौधे लगाऊंगा। जब उनमें छोटे छोटे फल आएंगे तो मैं उन फलों को घड़े के अंदर रख दूंगा। जैसे जैसे समय बीतेगा वे फल घड़े के अंदर ही बढ़ेंगे और आखिरकार घड़े के आकार के बराबर हो जाएंगे। इस तरह तरबूज घड़े में बंद हो जाएगा और घड़ा भी नहीं टूटेगा। दरबार में एक गहरी सांस की आवाज गूंजी और लोग सत्यसेन की बुद्धिमत्ता पर चकित थे। सोमकेतु के दरबार में सत्यसेन की बुद्धिमत्ता ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। राजा ने खुशी से गूंजते स्वर में कहा, शाबाश नौजवान, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सटीक है। दरबार में मौजूद लोग सत्यसेन की अक्लमंदी की तारीफ कर रहे थे और उनकी नजरें उस पर टिकी थीं जैसे वो कोई चमत्कार हो। हर तरफ शाबाशी और प्रशंसा की आवाजें गूंज रही थीं। तभी चौबधार ने ऊंची आवाज में दूसरा सवाल दोहराया, रियासत का ये विशाल पहाड़ समंदर में डाल देना है, क्या कोई इसे संभव कर दिखाएगा या कोई तसल्ली बख्श जवाब देगा? ये सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। पहले सवाल की जटिलता ने पहले ही सबको हताश कर दिया था और ये दूसरा सवाल तो और भी असंभव लग रहा था। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, मगर कोई भी जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सबकी निगाहें फिर सत्यसेन की ओर मुड़ गईं, ये देखने के लिए कि वो इस असंभव चुनौती को कैसे पार करता है। सत्यसेन मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठा और सोमकेतु के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज, इस काम को पूरा करने के लिए मुझे आपकी शाही फौज की मदद चाहिए। आप हुक्म दें कि आपकी फौज उस पहाड़ तक जाए और उसे मेरे सिर पर रख दे। सोमकेतु ने हैरानी से पूछा, हमारी फौज क्यों जाए? ये काम तो तुम्हें करना है। सत्यसेन ने शांत मगर चतुराई भरे लहजे में जवाब दिया, हाँ महाराज, ये काम मुझे ही करना है, मगर एक छोटी सी टहनी को उठाने के लिए भी दूसरों का सहारा चाहिए होता है। ये तो एक विशाल पहाड़ है। अगर आपकी फौज उसे मेरे सिर पर रख दे तो मैं निश्चित रूप से उसे समंदर में डाल आऊंगा। उसका जवाब सुनकर दरबार में हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी।
सोमकेतु ने मुस्कुराते हुए कहा, खूब, बहुत खूब, तुम्हारा जवाब लाजवाब है। सत्यसेन की सूझबूझ ने एक बार फिर सबको चकित कर दिया और दरबार में आफरीन और शाबाशी की आवाजें गूंजने लगीं। तभी तीसरे और अंतिम सवाल का ऐलान हुआ। चौबदार की गूंजती आवाज ने दरबार को फिर सन्नाटे में डुबो दिया। वो चांद जो आसमान में चमक रहा है, उसे महल के आंगन में उतारना है। ये सवाल सुनकर सभी के चेहरे पर हैरानी छा गई। ऐलान के मुताबिक ये सवाल केवल सत्यसेन को ही जवाब देना था, क्योंकि वो पहले 2 सवालों में अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर चुका था। कोई और इस मैदान में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सका। सबकी निगाहें सत्यसेन पर टिक गईं, ये देखने के लिए कि वो इस असंभव चुनौती का सामना कैसे करता है। सत्यसेन ने शांति से अपनी जगह से एक बड़ा सा तख्त उठाया जो रेशमी कपड़े से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे शाही अंदाज में सोमकेतु के सामने पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज, मैंने आसमान से चांद को आपके महल के आंगन में उतार लिया है। अगर आप चाहें तो इस कपड़े को हटाकर देख सकते हैं। सत्यसेन के आत्मविश्वास भरे शब्दों ने दरबार में एक गहरी उत्सुकता जगा दी थी। सभी की निगाहें उस रेशमी कपड़े से ढके तख्त पर टिकी थीं, मगर कुछ ने आसमान की ओर देखा जहां चांद अपनी पूरी आभा में चमक रहा था। लोगों को सत्यसेन का दावा बेतुका लगा, फिर भी उनके मन में एक उम्मीद थी। उन्होंने देखा था कि सत्यसेन ने पहले 2 असंभव सवालों को अपनी बुद्धिमत्ता से हल कर दिखाया था। शायद इस तीसरे सवाल में भी उसकी चतुराई कोई चमत्कार कर दे। जब सोमकेतु ने धीरे से उस रेशमी कपड़े को तख्त से हटाया तो दरबार में एक आश्चर्य भरी सांस की आवाज गूंजी। तख्त में पानी भरा था और उसमें आसमान के चांद का साफ और सुंदर प्रतिबिंब चमक रहा था, मानो चांद वाकई आंगन में उतर आया हो। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट और शाबाशी की आवाजें गूंज उठीं। लोग सत्यसेन की बुद्धिमत्ता की तारीफ में डूब गए और सोमकेतु की आंखें गर्व और खुशी से चमक रही थीं। सोमकेतु ने शाही ऐलान किया, सत्यसेन ने तीनों असंभव सवालों को अपनी अक्लमंदी से हल कर दिखाया है, इसलिए मैं अपनी बेटी चंद्रलेखा का विवाह राजकुमार सत्यसेन के साथ तय करता हूं। ये सुनकर दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। चंद्रलेखा का वो 7वां महल जो अब तक रहस्यों का गढ़ था, सत्यसेन को इनाम के रूप में दे दिया गया। विवाह की तैयारियां बड़े धूमधाम से शुरू हुईं और सल्तनत के हर कोने में उत्सव का माहौल छा गया। महल फूलों और दियों से सज गए जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। मगर इस खुशी के बीच एक अनपेक्षित मोड़ आया। जब सत्यसेन अपने फूलों के जादुई घोड़े पर सवार होकर हवा में उड़ा तो लोग उसकी कारीगरी पर हैरान थे और उसकी साहसिकता पर खुश भी। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए सल्तनत में बेचैनी बढ़ने लगी। खबर फैली कि सत्यसेन और चंद्रलेखा अचानक गायब हो गए। सोमकेतु के गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। उसने अपनी शाही फौज को हुक्म दिया कि सल्तनत के चप्पे चप्पे पर सत्यसेन की तलाश की जाए। उधर 7 समंदर पार विक्रमसेन, सत्यसेन के पिता को भी अपने बेटे की कोई खबर न मिली। वो भी चिंता और गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने अपनी सल्तनत में ढोल पिटवाया कि जो कोई सत्यसेन का पता बताएगा उसे इनाम और सम्मान से नवाजा जाएगा। मगर 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी न तो सत्यसेन का कोई सुराग मिला और न ही चंद्रलेखा की कोई खबर। दोनों के गायब होने का रहस्य गहराता जा रहा था और सल्तनत में अफवाहों का बाजार गर्म था। सत्यसेन और चंद्रलेखा के गायब होने की खबर ने दोनों सल्तनतों में हलचल मचा दी थी। विक्रमसेन की सल्तनत में अफवाहों का बाजार गर्म था और गुस्से से आग बबूला विक्रमसेन ने जुम्मन और कुल्लन को दरबार में तलब किया। दोनों को जादूगर करार देते हुए उसने सत्यसेन को गायब करने के जुर्म में उन्हें सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मगर जुम्मन, जो अपनी चतुराई के लिए मशहूर था, ने गहरी सांस ली और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, आपका हुक्म मेरे सिर आंखों पर है। आपके इंसाफ की शोहरत 7 समंदर पार तक फैली है, मगर कहीं ऐसा न हो कि लोग आपके इंसाफ पर उंगलियां उठाने लगें। विक्रमसेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गरजते हुए कहा, खबरदार बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इंसाफ पर शक करने की? जुम्मन ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं भरे दरबार में कह रहा हूं, अगर आज आप हमें सजाए मौत देते हैं तो कल क्या होगा? अगर सत्यसेन कहीं से लौट आए तो लोग कहेंगे कि आपने जल्दबाजी में गलत फैसला लिया। क्या ये बेहतर नहीं कि आप हमें उम्र कैद की सजा दें, ताकि अगर सत्यसेन लौटे तो आपके इंसाफ पर कोई दाग न लगे? जुम्मन की चतुराई भरी बातों ने विक्रमसेन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका दिल अपने बेटे की चिंता में डूबा था, मगर इंसाफ का तकाजा उसे गलत फैसले से रोक रहा था। आखिरकार उसने जुम्मन की बात को सही ठहराया और सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया। जुम्मन और कुल्लन को कैद खाने में डाल दिया गया।
और सल्तनत की फौज सत्यसेन की तलाश में चप्पा चप्पा छानने लगी। उधर सत्यसेन और चंद्रलेखा एक दूर दराज के सुकून भरे द्वीप पर अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रहे थे। 8 साल का लंबा समय बीत चुका था और इस दौरान चंद्रलेखा ने 2 खूबसूरत बेटों को जन्म दिया, जो अपनी मां की तरह नाजुक और तेजस्वी थे। उनकी जिंदगी किसी परी कथा से कम नहीं थी। मगर एक रात सत्यसेन ने सपने में अपने पिता विक्रमसेन को देखा। वो बीमार और कमजोर दिख रहे थे, बार बार अपने बेटे को पुकार रहे थे। सत्यसेन की आंख खुल गई और उसका दिल बेचैन हो उठा। पिता के प्यार और उनकी पुकार ने उसे एक पल भी चैन नहीं लेने दिया। उसने फैसला किया कि उसे अपने वतन लौटना होगा। वो चंद्रलेखा और अपने बच्चों के साथ सोमकेतु के दरबार में हाजिर हुआ और अपनी मर्जी से वतन लौटने की इजाजत मांगी। सोमकेतु, जो अब सत्यसेन को अपने बेटे की तरह मानने लगा था, उसकी ख्वाहिश को मंजूर कर लिया। सत्यसेन ने 100 नावों और 200 ताकतवर मल्लाहों के साथ समंदर के किनारे की यात्रा शुरू की। वहां पहुंचकर उसने चंद्रलेखा गुच्छ को फिर से फूलों के जादुई घोड़े की शक्ल दी। उसने पहले चंद्रलेखा को घोड़े पर बिठाया, फिर अपने दोनों बच्चों को उनके बीच सावधानी से बिठाया और आखिर में खुद सवार हो गया। उसने मल्लाहों और बाकी लोगों को हुक्म दिया, यहां से वापस लौट जाओ। जो सामान जिसके पास है वही उसकी मिल्कियत है। उसके साथ ही राजकुमार सत्यसेन ने फूलों के जादुई घोड़े के कान में धीरे से अपने वतन लौटने का हुक्म फुसफुसाया और वो घोड़ा हवा में उछला, मानो कोई सपना पंख फैलाकर उड़ चला हो। बच्चे सहमे हुए उसकी पीठ कर चिपके थे। उनकी छोटी छोटी आंखें आश्चर्य और डर से फैली हुई थीं, जबकि चंद्रलेखा राजकुमारी हैरत भरी निगाहों से अपने पुराने वतन को मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई पुरानी याद हवा में लहरा रही हो। और देखते ही देखते वो घोड़ा विक्रमसेन की सल्तनत के महल के ऊपर मंडराने लगा। वहां पहुंचते ही महल में फिर से रौनक लौट आई। बरसों की उदासी और चिंता की काली छाया दूर हो गई। विक्रमसेन की सोई हुई किस्मत जैसे जाग उठी और सत्यसेन, चंद्रलेखा व उनके दोनों नन्हे राजकुमारों ने दरबार में कदम रखा तो पूरा महल खुशी के गीत गुनगुनाने लगा। विक्रमसेन ने उस दिन किसी को सजाए मौत देने का मन नहीं किया, बल्कि उसने जुम्मन और कुल्लन को कैद खाने से बाइज्जत रिहा कर दिया। उन्हें दरबार के जश्न में शामिल किया और इनामों से नवाजा। क्योंकि कुल्लन की कारीगरी में तो वो आगे था, मगर जुम्मन की अक्लमंदी ने उन्हें मौत के मुंह से बचा लिया था। अगर जुम्मन ने समय पर सजाए मौत को उम्र कैद में बदलने की सलाह ना दी होती तो दोनों कत्ल हो जाते और सत्यसेन के लौटने पर विक्रमसेन को सचमुच पछतावा होता। और जो मालिन उनकी मुंहबोली मां थी, उसके लिए न सिर्फ सत्यसेन बल्कि पूरा राजसी खानदान चिंतित था कि किसी तरह उसे भी यहाँ लाया जाए। और कुछ समय बाद मालिन और उसके बच्चे विक्रमसेन के दरबार में लाए गए, जहां सब ने उन्हें गले लगाया और सल्तनत में इंसाफ, वफादारी और परिवार की ममता की मिसाल कायम हो गई। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें